हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस सेंटम एग्जाम का सब्जेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। अगर आपने क्लास यानी ऑब्जेक्टिव आंसर की वो नहीं दिखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो आपको यानी क्लास के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि जो आपका यानी होम साइंस का जो सेंटम एग्जाम होने वाला है, आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। तो आपको यहाँ पे हर हाल में देखना जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका यानी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, नहीं लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा, आपको यानी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो मैं आपको जो यानी इजी रहेगा, मैं आपको यानी 10 क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। तो आपको ध्यान से देखना है और आपको नोट करते चलना है, और आपको एग्जाम में ऐसे लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर यानी 1 से 20 तक जो क्वेश्चन रहेगा, आपको यानी उसमें बोलेगा कि इनमें से किसी 10 प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे हम लोग यानी 10 ही क्वेश्चन को कवर करेंगे कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको हार्मोन बोलेगा, तो यहाँ पे आपको हार्मोन के बारे में व्याख्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यानी सबसे पहले क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग आंसर। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हार्मोन शरीर के कुछ रासायनिक तत्व होते हैं। जी हाँ, ये क्या होते हैं? रासायनिक तत्व होते हैं जो रक्त की माध्यम से विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से अंगों तक पहुंचते हैं। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम करते हैं। किसको? यानी किसको नियंत्रित करने का काम करते हैं? यानी शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। इनके असंतुलन से ही कई रोग होते हैं। हार्मोन्स आपकी बॉडी में यानी संदेश वाहक का काम करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे हार्मोन्स जो है उसकी व्याख्या देख लिया। इसी तरह आपको 10 क्वेश्चन के यानी आंसर देने हैं। चलिए, तो हम लोगों ने यानी पहला नंबर क्वेश्चन देख लिया। आप जो देखेंगे हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में यानी आपको जो रजोनिवृत्ति है उसको आप व्याख्या करने के लिए बोला है। चलिए, हम लोग देख लेते हैं किसको रजोनिवृत्ति बोलते हैं। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब महिलाओं में मासिक धर्म चक्र पूरी तरह बंद हो जाता है तो उस स्थिति को रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। जी हाँ, किसको बोलते हैं? यानी जब महिलाओं में जो मासिक धर्म चक्र होता है पूरी तरह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी रजोनिवृत्ति कहते हैं। रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज में महिलाएं मां बनने की क्षमता क्या कर देती है? खो देती है। महिलाओं के लिए शरीर की यह अवस्था उसके लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत सारे बदलाव लाती है। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया, यानी हम लोगों ने व्याख्या कर लिया किसका? यानी रजोनिवृत्ति का। चलिए, तो इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग 10 ही क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में 10 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हम लोग इजी वाला क्वेश्चन को सिर्फ कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोलेगा कि यानी प्रदूषण की व्याख्या कीजिए। जी हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं प्रदूषण किसको बोलते हैं। चलिए, जल, स्थल व वायु के जैविक, रासायनिक व भौतिक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो मानव व अन्य सजीव जीवन के लिए क्या होता है? हानिकारक हो। जी हाँ, उसी हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदूषण बोलते हैं। चलिए, आप देख लेंगे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोलेगा कि खमीरीकरण की व्याख्या कीजिए। जी हाँ, तो खमीरीकरण देख लेंगे किसको खमीरीकरण बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। चलिए, देख लेंगे यहाँ पे खमीरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीव, जी हाँ, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं खाद्य पदार्थों में, आवश्यक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन लाते हैं। जी हाँ, क्या लाते हैं? आवश्यक जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन लाते हैं, जिससे पोषक तत्व शीघ्र पचने वाले यौगिकों में बदल जाते हैं। जी हाँ, किस में बदल जाते हैं? यानी पचने वाले यौगिकों में बदल जाते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी खमीरीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया खमीरीकरण। चलिए, इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में जी हाँ, यानी कोलोस्ट्रम। जी हाँ, कोलोस्ट्रम की व्याख्या करने के लिए बोला है। तो हम लोग देख लेंगे कोलोस्ट्रम किसको बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको इसी तरह एग्जाम में लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जी हाँ, एक नंबर इधर उधर आपका नहीं जाएगा। चलिए, और जो एग्जाम दे चुके हैं तो आप लोगों को देखना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आपको यानी बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर यानी 6 में बोला जा रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कर लिया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? यानी एगमार्क की आपको व्याख्या करने बोला है। तो किसको एगमार्क बोलते हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग आंसर में। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है। जी हाँ, तो एगमार्क क्या है? ये शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थ से जुड़ा ये क्या है? प्रमाण चिन्ह है, जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। जी हाँ, क्या करता है? यानी खाद्य वस्तु की जो शुद्धता है उसको क्या करता है? यानी सुनिश्चित करता है, निर्धारित करता है। विश्व व्यापार संगठन, जी हाँ, जिसको हम लोग यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय किए गए मानक। जी हाँ, जो ये मानक चिन्ह कौन इसको तय करता है? यानी विश्व व्यापार संगठन करता है।
तय किए गए मानकों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा यह चिन्ह दिया जाता है। जी हाँ, ये किसके द्वारा दिया जाता है, यानी जो भारत सरकार के जो खाद्य मंत्रालय है उसके द्वारा दिया जाता है। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, एक मार्क दिख लिया, यानी उसकी व्याख्या कर लिया कि उसको एक मार्क बोलते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको बोला है कि बचत खाता की व्याख्या करने के लिए बोला है। जी हाँ, तो किसको बोलते हैं बचत खाता, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नहीं, उसको सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं। चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको नोट करते चलना है। बचत खाता, जी हाँ, जिसको सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं, खुदरा वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाए रखे जाने वाले खातों को कहते हैं। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, यानी खुदरा जो वित्तीय संस्था है उसके द्वारा बनाए रखे जाने वाले खातों को कहते हैं, जो ब्याज तो प्रदान करते हैं। जी हाँ, यानी जो ब्याज तो ये भी देते हैं, लेकिन जिन्हें सीधे तौर पर धन के रूप में, उदाहरण के लिए एक चेक लिखकर या इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जी हाँ, जिसको यानी चेक लिखकर इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी ये ब्याज प्रदान करते हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर यानी चेक के तौर पर ये ब्याज प्रदान नहीं करते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया बचत खाता किसको बोलते हैं। चलिए, जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, जी हाँ, आपको बोलेगा कि वो समेकित बाल विकास योजना। जी हाँ, समेकित बाल विकास योजना को आपको यानी क्या करना है, व्याख्या करना है, किसको बोलते हैं। चलिए, यानी समन्वित बाल विकास योजना, जिसको हम समन्वित बाल विकास योजना भी बोलते हैं या एकीकृत बाल विकास योजना भी बोलते हैं, जिसको यानी संक्षिप्त यानी इसको शॉर्ट में हम लोग ICDS भी बोलते हैं। ICDS 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। जी हाँ, तो ये जो समन्वित यानी जो ये समेकित बाल विकास योजना है, ये किसकी योजना है, यानी जो गर्भवती महिलाएं होती है और जो 6 वर्ष के यानी 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चे होते हैं, और जो स्तनपान यानी जो यानी दूध पिलाने वाली महिलाएं होती है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी और जो पोषण और जो शैक्षणिक सेवाएं हैं उसको यानी क्या करते हैं, उसका जो एकीकृत पैकेज उसको क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। उसी योजना को हम लोग क्या बोलते हैं, समेकित बाल विकास योजना बोलते हैं। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे समेकित बाल विकास योजना देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, विषाणु। जी हाँ, विषाणु किसको बोलते हैं, व्याख्या करेंगे और अच्छे से आपको यहाँ पे देखना है। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। जी हाँ, क्या है, अकोशिकीय अति सूक्ष्म, काफी छोटा जीव है, जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकती है। जी हाँ, तो जीव यानी जो विषाणु है वो कहाँ पे अपनी यानी वंश को वृद्धि कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, केवल जीवित कोशिका में ही कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। जी हाँ, किससे मिलकर बनते हैं, नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं, बनते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं। जी हाँ, यानी शरीर के बाहर ये यानी मरने समान होते हैं, यानी मरे हुए लगते हैं, लेकिन परंतु शरीर के अंदर क्या हो जाती है, वो जाते ही जीवित हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। चलिए, हम लोगों ने यानी विषाणु को भी देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलेगा आपको, यानी वायु प्रदूषण। जी हाँ, वायु प्रदूषण किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्राकृतिक तथा मानव जनित, जी हाँ, यानी प्राकृतिक नेचुरल या जो मानव जनित यानी मानव के द्वारा स्रोतों से उत्पन्न जो बाहरी तत्वों के वायु में मिश्रण के कारण वायु की जो असंतुलित दशा को हम लोग क्या बोलेंगे, वायु प्रदूषण बोलेंगे। जी हाँ, ये किसके द्वारा यानी जो वायु प्रदूषण होता है, ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव जनित भी हो सकता है। जी हाँ, जो मानव जनित जो स्रोत है उसके जो बाहरी तत्वों के जो वायु में मिश्रण के कारण जो वायु की जो असंतुलित दशा हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण बोलते हैं। इस तरह असंतुलित वायु की गुणवत्ता में क्या हो जाती है, ह्रास हो जाती है। जी हाँ, वायु असंतुलित हो जाएगा, उसमें अगर बाहरी कुछ यानी मिक्स हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी, जो वायु की गुणवत्ता है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हम लोगों ने वही वायु प्रदूषण देख लिया। चलिए, हम लोगों ने जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यानी जो 1 to 20 क्वेश्चन आपको पूछेगा, हम लोगों ने 1 to 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन के आंसर कर लिया। आपको यही 10 के आंसर यानी एग्जाम में लिख देने हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम लोग यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जाएंगे, नहीं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जाएंगे, जिसमें से आपको यानी 6 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देना यानी जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता शिक्षा क्यों जरूरी है। जी हाँ, क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यानी उपभोक्ता शिक्षा क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग। उपभोक्ता शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जिससे किसी भी वस्तु अथवा सेवा के संदर्भ में उपभोक्ता को संपूर्ण आवश्यक ज्ञान प्राप्त होता है। जी हाँ, तो उपभोक्ता शिक्षा क्या है, जिससे क्या होता है कि जो कोई भी वस्तु है और जो कोई भी सेवा है उसके संदर्भ में जो उपभोक्ता है उसको पूरी जानकारी प्राप्त होती है, ताकि वह खरीदारी के समय वस्तु या सेवा का उचित चयन कर सके यानी अच्छे तरीके से उसको यानी सेलेक्ट कर सके, तथा व्यय की गई राशि से प्राप्त वस्तु या सेवा द्वारा उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके। जी हाँ, चलिए हम लोग देखेंगे ये क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए अभी ध्यान से सुनिएगा आप लोग।
उपभोक्ता शिक्षा से उपभोक्ताओं का यह ज्ञात हो जाता है कि कौन सी वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कौन सी वस्तु जीवन स्तर में सुधार करने में भी सहायक होती है। जी हाँ, उपभोक्ता शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है जिससे हमको पता चलता है कि कौन सी वस्तु हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, और कौन सी वस्तु हम लोग खरीदेंगे जिससे जीवन स्तर में यानी सुधार होगा, इसलिए क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बोला जा रहा है खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं। खाद्य संरक्षण की कोई 3 विधियों को लिखें। चलिए हम लोग खाद्य संरक्षण से क्या समझते हैं उसको पहले देखेंगे, फिर उनकी 3 विधियों को देखेंगे। खाद्य संरक्षण से तात्पर्य भोजन को सुरक्षित रखना। जी हाँ, क्या तात्पर्य है, भोजन को सुरक्षित रखना, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है उसको बनाए रखना तथा खराब होने या किण्वन से बचाना है। जी हाँ, किससे बचाना है, यानी उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना है और जो सुरक्षित रखना है, और जो उनकी यानी जो खराब होना यानी जो किण्वन होना उससे क्या है, बचाना है। कुछ खाद्य पदार्थ दूसरों की तुलना में जल्दी खराब हो जाते हैं। भोजन के रंग, स्वाद तथा पोषक तत्वों को भी संरक्षित रखा जा सकता है। जी हाँ, खाद्य संरक्षण हम लोग देख लिया। अब हम लोग यानी उनकी 3 विधियों को देखेंगे। कौन सी 3 विधियां, तो मैं आपको बता रहा हूं तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है कौन सी 3 विधियां। सबसे पहले नंबर पर आपको यानी 1 नंबर देखिए, आपको क्या लिख देना है, जी हाँ, यानी निर्जलीकरण, इससे भी हम लोग खाद्य संरक्षण कर सकते हैं। और आपको दूसरा नंबर देके लिख देना है, क्या लिख देना है आपको, यानी परिशीतन। जी हाँ, आपको परिशीतन लिख देना है। अब तीसरा नंबर में आपको देखिए क्या लिख देना है वहाँ पे, यानी जेली बनाकर। तो यहाँ पे हम लोगों ने यानी 3 विधियां आपको खाद्य संरक्षण का बता दिया, तो आपको लिख लेना है। मैं आपको दिखा नहीं पाया, कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अगला जो आपको क्वेश्चन पूछेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 26 में, जी हाँ, क्या पूछेगा, यानी पारिवारिक आय बढ़ाने के विभिन्न साधन क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। जी हाँ, कौन से यानी पारिवारिक आय बढ़ाने के साधन है, आपको संक्षेप में वर्णन करने के लिए बोला है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले नंबर में यानी क्या देना है आपको, यानी पारिवारिक आय बढ़ाने के यानी जो साधन है वो निम्नलिखित है। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या लिखना है, लघु उद्योग धंधों द्वारा। जी हाँ, तो पारिवारिक आय को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि लघु उद्योग धंधों द्वारा पारिवारिक आय को यानी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यानी जो छोटे छोटे उद्योग हैं, यानी जो घरेलू उद्योग है उसको हम लोग करके यानी जो पारिवारिक आय है उसको बढ़ा सकते हैं। आपको 1-2 लाइन इसके बारे में लिख देना है। और फिर आपको दूसरा नंबर देखिए क्या लिखना है, यानी समय की बचत द्वारा। जी हाँ, तो हम लोग समय की बचत द्वारा भी जो पारिवारिक आय है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यानी एक समय को बचा करके हम लोग किसी दूसरे काम में लगा देंगे, इससे भी क्या होगा, हमारी जो इनकम होगी उसमें वृद्धि होगी और इससे भी जो पारिवारिक आय है उससे ये भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे 2 नंबर दे देना है। अब आपको तीसरे नंबर में क्या लिखना है, यानी कार्यों का विभाजन। जी हाँ, यानी जितने भी कार्य कर रहे हैं हम लोग को क्या कर लेना है, यानी सबको विभाजित कर लेना है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ताकि इससे क्या होगा, यानी समय की भी बचत होगी और काम भी अधिक होगा, जिससे इनकम भी बढ़ेगी और जो पारिवारिक आय है उससे भी क्या होगा, यानी उसमें भी वृद्धि होगा। तो आपको 3 नंबर देना है। फिर आपको 4 नंबर में क्या लिख देना है, यानी गृहिणी की आर्थिक योगदान द्वारा। जी हाँ, यानी जो घर में गृहिणी है वो तो घरेलू काम काज के अलावा उनको यानी क्या करना पड़ेगा, यानी जो आर्थिक योगदान देना पड़ेगा। जी हाँ, जो भी पार्ट टाइम काम है उसको करना पड़ेगा, ताकि उससे क्या हो, इनकम हो और क्या हो, पारिवारिक आय बढ़े। तो मैं आपको यानी बता दिया, जैसे जैसे आपको वैसे एग्जाम में लिख देना है, आपको यानी पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आप इस तरह के सारे सब्जेक्ट का आंसर की और ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है। और जिस सब्जेक्ट का नहीं हो पाया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।